हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एम्बिशन स्टडी सेंटर्स ऑनलाइन क्लास। हम अब पढ़ रहे थे जैसे कि हमारा चैप्टर नंबर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, जहाँ पर हमने पिछले कुछ क्लासेस में देखे अबाउट द केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, नॉन मेटल्स। उसके बाद में हमने देखे कि हाउ डू द मेटल रिएक्ट विद द नॉन मेटल्स फॉर्मिंग द आयोनिक कंपाउंड, है ना। आयोनिक कंपाउंड को फॉर्म कर रहे थे जब नॉन मेटल्स और मेटल्स का रिएक्शन हो रहा था। सो जनरली जब हम बात करते हैं आयोनिक कंपाउंड की, तो वहाँ पर फिर हमने देखे थे आयंस कैसे फॉर्म होते हैं, लाइक कटायन, अनायन, मतलब कि फॉर्मेशन ऑफ आयंस के बारे में भी आपने बहरहाल अच्छे से पढ़े थे। उसके बाद में हमने देखे अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स, जिसमें हमने देखे थे कि जो आयंस है जब वो अपने इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं तो वो कुछ नया प्रोडक्ट या नया आयन फॉर्म करते हैं, और अगर कोई एलिमेंट या एटम अपना इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है अपने ऑर्बिट में, तो वो फॉर्म करता है नेगेटिव आयन, है ना। उसके बाद में आयोनिक कंपाउंड्स का फॉर्मेशन, जिसमें हमने बात करी थी सोडियम क्लोराइड की, मैग्नीशियम क्लोराइड की, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैंने आपको होमवर्क में दिया था कैल्शियम ऑक्साइड के बारे में, है ना, पोटेशियम क्लोराइड। तो मैं समझता हूँ कि आप सभी बच्चों को वो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट समझ में भी आ गया है, और साथ ही साथ में आपने जो होमवर्क मैंने आपको दिया था वो भी कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, आज हम बढ़ते हैं अभी जो मेटल्स है उनके बारे में और डीप नॉलेज लेते हैं, लाइक उनका ऑकरेंस कहाँ पर होता है, कहाँ से वो एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं, कैसे उनमें प्रोसेसेस होती है, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे आज। जनरली स्टूडेंट्स अगर देखा जाए तो मेटल्स जो है वो ऑकर्ड होते हैं, वो ऑकर होते हैं कहाँ से, अर्थ क्रस्ट से। ठीक है, जनरली जो है मेटल्स, उनको जो मेन सोर्स है मेटल्स का, आपने पढ़े सोडियम के बारे में, आपने पढ़े मैग्नीशियम के बारे में, आपने पढ़े वो कैल्शियम के बारे में, यू लर्न अबाउट गोल्ड, यू लर्न अबाउट कॉपर, सिल्वर, लीड, आयरन। तो ये जो जितने सारे ये जो मेटल्स है, ये मेटल्स का जो मेन सोर्स है ये जनरली होता है अर्थ क्रस्ट। अर्थ क्रस्ट से हमें मेटल्स हासिल होते हैं। अब बात करेंगे उन मेटल्स की, तो वहाँ पर भी कुछ ऐसे मेटल्स होते हैं जो फ्री स्टेट में प्रेजेंट होते हैं। फ्री स्टेट में मतलब कि उनको एक्सट्रैक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, उनको प्यूरिफाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो नेचुरली ऑकर्ड होते हैं, और बिल्कुल भी उनकी रिएक्टिविटी किसी दूसरे एलिमेंट या किसी दूसरे पार्टिकल्स से नहीं होती है। लाइक हम बात करेंगे ऑक्सीजन के साथ में, हम बात करेंगे वाटर के साथ में, तो इनके साथ में हमें उनकी रिएक्टिविटी देखने नहीं मिलती है स्टूडेंट्स। हम बात करेंगे अगर कुछ मेटल्स की, तो वो फाउंड होते हैं अपने कंपाउंड के फॉर्म में, जैसे कि सोडियम, जैसे कि आपका पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम। ये ऐसे मेटल्स है जो अर्थ क्रस्ट से जब हम उनको निकालते हैं तो वो अपने कंपाउंड के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, मतलब उसमें एक से ज़्यादा मिक्सचर रहता है सब्सटेंसेस का। वो जो है वो इसलिए भी होता है बिकॉज ऑफ कि वो जो मेटल है वो हाईली रिएक्टिव रहते हैं। हाईली रिएक्टिव रहने के कारण वो किसी के भी साथ में जल्दी से रिएक्ट हो जाते हैं बिकॉज ऑफ एयर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, गैसेस के प्रेजेंस में। तो इस वजह से कहीं ना कहीं वो अपने कंपाउंड्स के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, और अगर हमें उसका प्योर फॉर्म चाहिए तो हमें उनको एक्सट्रैक्ट करना होता है। जो मेटल्स, ध्यान दो अभी, जो मेटल्स अपने कंपाउंड के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, जनरली दे आर फाउंड इन द फॉर्म ऑफ कंपाउंड्स, आर नोन एज अ कंबाइंड मेटल्स। उनको उनकी स्टेट क्या रहेंगी, कंबाइंड स्टेट। उन मेटल्स की स्टेट रहेंगी कंबाइंड स्टेट। और ऐसे मेटल्स जो फ्री नेचर में अवेलेबल है, जो फ्री स्टेट में अवेलेबल है, लाइक गोल्ड, प्लैटिनम, इनको कहा जाता है, इनकी स्टेट को कहा जाता है नेटिव स्टेट। कौन सी स्टेट, नेटिव स्टेट। ओके, फिर हम बात करते हैं उसके बाद
एलिमेंट्स, मिनरल्स क्या होते हैं, फिर आ जाएगा नया कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो उसके पहले मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आपने मेटल्स क्या होते हैं और क्या उसका सोर्स है वो समझ लिए होंगे। ठीक है, अब हम आते हैं मिनरल्स और ओर्स के ऊपर में। ठीक है, तो देखो जनरली जो एलिमेंट या फिर कंपाउंड्स है, जो एलिमेंट्स या फिर कंपाउंड है जिसमें से हम अर्थ में से या फिर अर्थ क्रस्ट में से जिनको एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, माइनिंग कर रहे हैं उनका, ओके, और उसमें प्रेजेंस है मेटल का या फिर उनके कंपाउंड का, तो उनको कहा जाता है मिनरल्स। मतलब कि उसकी अगर प्रॉपर डेफिनेशन अगर हम बताएंगे, सो द एलिमेंट्स और कंपाउंड, मैंने वही बोला ना, कोई भी एलिमेंट या कंपाउंड भी रह सकता, द एलिमेंट और कंपाउंड्स विच ऑकर नेचुरली इन द अर्थ क्रस्ट, जो नेचुरली विच ऑकर्स नेचुरली इन द अर्थ क्रस्ट। समझ में आया? अब यहाँ पर हम बात करेंगे मेटल्स की। अब ये जो हमारा टॉपिक है ये है हमारा मेटल्स के बेस्ड ऑन, इसलिए हम ये भी बोल सकते द मेटल्स और देयर कंपाउंड विच कैन ऑकर नेचुरली इन द अर्थ क्रस्ट आर नोन एज अ मिनरल्स। उसको क्या कहा जाता है? मिनरल्स। मतलब कि ऐसे एलिमेंट या कंपाउंड जो नेचुरल स्टेट में नेचुरली क्या होंगे? ऑकर्ड होंगे इन द अर्थ क्रस्ट इज कॉल्ड एज मिनरल्स। उनको बोला जाता है मिनरल्स। मिनरल्स में मेटल्स भी रहते, उनकी इम्प्यूरिटीज भी रहती, मिनरल्स में मेटल्स भी रहते, इम्प्यूरिटीज भी रहती, ओके, ठीक है। फिर आते हैं हम ओर्स पे। अब ओर क्या होता है? मिनरल्स विच कंटेन हाई परसेंटेज ऑफ पर्टिकुलर मेटल, लुक क्या बोल रहा हूं मैं, मिनरल्स विच कंटेन हाई परसेंटेज ऑफ पर्टिकुलर मेटल। ये बहुत मेन है कि ऐसे मिनरल्स जहां पर कहीं ना कहीं एक जो पर्टिकुलर टाइप का मेटल है, अगर हम बात करते हैं सोडियम की, तो सोडियम जो मेटल है उसका परसेंटेज अगर उस मिनरल में ज्यादा है एंड द मेटल कैन बी प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट, और जो मेटल है उसको प्रॉफिटेबली मतलब ज्यादा अमाउंट में और प्रॉफिटेबल इकोनॉमिकल तरीके से हम उसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। एक्सट्रैक्ट का मीनिंग होता है कि वहां से सेपरेट आउट करना, कंपाउंड में से प्योर मेटल को सेपरेट आउट करना। ठीक है, तो जब हम मेटल्स को प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्ट करेंगे उस मिनरल में से और उस मेटल का प्रोपोर्शन या फिर परसेंटेज ज्यादा है उस मिनरल में, तो उसे कहा जाता है, वैसे मिनरल्स को कहा जाता है ओर्स। वैसे मिनरल्स को क्या कहा जाता है? ओर्स। समझ में आ रहा है? द मिनरल्स फ्रॉम विच वी कैन एक्सट्रैक्ट द मेटल प्रॉफिटेबली and the percentage of metal is high in them is known as that these minerals is known as ores। ऐसे मिनरल्स जिनमें किसी पर्टिकुलर मेटल का परसेंटेज ज़्यादा है, मतलब उसकी क्वांटिटी ज़्यादा है, और उसमें से हम एक प्रॉपर और प्रॉफिटेबल अमाउंट में मेटल एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, उन मिनरल्स को बोला जाता है ओर्स। उन मिनरल्स को क्या बोला जाता है? ओर्स। ठीक है, लाइक हम बात करेंगे अभी एल्यूमिनियम की, तो एल्यूमिनियम ये जो मेटल है ये एक्सट्रैक्ट होता है बॉक्साइट इस ओर में से। फिर हम बात करते हैं सोडियम की। सोडियम जो मेटल है वो हमें एक्सट्रैक्ट होता है रॉक सॉल्ट में से, है ना, रॉक सॉल्ट में से, जो कि कंपाउंड रहता सोडियम क्लोराइड का, जो कि कंपाउंड रहता सोडियम क्लोराइड का। तो इस प्रकार के जो मिनरल्स या फिर ओर्स है उसमें से हम प्रॉफिटेबल अमाउंट में मेटल एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, उसे बोला जाता है ओर्स। ओके, अब बढ़ते हैं कुछ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स के अगेन कुछ पॉइंट की ओर, जो कि मैंने अभी आपके सामने डिस्कस किया कि जब फ्री स्टेट में रहेंगे तो क्या, कौन से ऐसे मेटल्स है अकॉर्डिंग टू देयर रिएक्टिविटी, वो सारी चीजें हम अभी पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस भी कर लेते हैं। ठीक है, देखते हैं। मोस्ट ऑफ द मेटल्स फाउंड इन द कंपाउंड, मोस्ट ऑफ द मेटल्स जो है वो अपने कंपाउंड के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं,
उसे कहा जाता है कंबाइंड स्टेट। उस स्टेट को कहा जाता है कंबाइंड स्टेट। सब मेटल्स आर फाउंड इन फ्री स्टेट, और कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जो कि फ्री स्टेट में रहते हैं, जिसको कहा जाता है नेटिव स्टेट, जिसको बोला जाता है नेटिव स्टेट। देन लुक एट द एग्जांपल, मेटल्स लाइक पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिंबल के फॉर्म में लिखा मैंने, फाउंड इन द कंबाइंड स्टेट। ये लिखने का भूल गए यहाँ पर, स्टेट ये लिख दो, हाँ अब ठीक है। फाउंड इन कंबाइंड स्टेट ड्यू टू देयर हाई रिएक्टिविटी। क्या बोल रहा है ये पॉइंट कि ये जो मेटल्स है सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, ये मेटल्स की रिएक्टिविटी बड़ी हाई होती है, और रिएक्टिविटी सीरीज आपने अर्लियर लेक्चर्स में पढ़े हैं, ठीक है। सो वो जो होते हैं मेटल्स, उनकी हाईली रिएक्टिविटी के कारण वो पाए जाते हैं कंबाइंड स्टेट में, मतलब वो पाए जाएंगे अपने कंपाउंड के फॉर्म में, ठीक है। उसके बाद में मेटल्स लाइक जिंक, फिर आयरन, लीड, ठीक है, उनका सिंबॉलिक फॉर्म है ये, जिंक, आयरन, लीड आर मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स। मॉडरेटली मतलब एकदम भी वो रिएक्ट नहीं करते और एकदम लेस रिएक्ट भी नहीं है ना, एक एवरेज इसमें वो रिएक्ट करते हैं। सो जो मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स है वो भी एज अ कंबाइंड स्टेट में ही पाए जाते हैं, वो भी एज अ कंबाइंड स्टेट में पाए जाते हैं, लेकिन जनरली वो रहते हैं अर्थ क्रस्ट में ऑक्साइड, कार्बोनेट और सल्फाइड के फॉर्म में। मतलब कि उनका अगर हम फॉर्मूला पढ़ेंगे तो वहां पर हमें पता चलेगा कि उसके साथ में ऑक्सीजन रिएक्ट हुआ था तो ऑक्साइड बनाया उसने, उसके साथ में कार्बोनेट रिएक्ट हुआ था तो कार्बन बनाया उसमें, फिर हम कैल्सिनेशन कर सकते हैं उसमें, कैल्सिनेशन की जो प्रोसेस है वो आगे में आएंगी आपको, वो कर सकते हैं सल्फाइड के फॉर्म में, है ना वो। देन मेटल्स लाइक गोल्ड एंड प्लैटिनम, उसमें कॉपर और सिल्वर भी आता है, लेकिन कैसा है ना कि कॉपर और सिल्वर जो है वो कुछ ही अमाउंट में फ्री स्टेट में प्रेजेंट रहते हैं, नहीं तो वो जनरली ऑक्साइड्स के फॉर्म में वगैरह प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। गोल्ड एंड प्लैटिनम फाउंड इन फ्री स्टेट एज दे हैव द लेस रिएक्टिविटी। बहुत से ऐसे मेटल्स है लाइक गोल्ड एंड प्लैटिनम जो कि फ्री स्टेट में पाए जाते हैं, एज दे हैव द लेस रिएक्टिविटी, उनकी रिएक्टिविटी काफी कम रहती है, उनकी रिएक्टिविटी काफी कम रहती है, तो वो रिएक्टिव नहीं होती किसी के साथ में। कॉपर एंड सिल्वर मेटल्स आर फाउंड इन फ्री स्टेट टू अ स्मॉल एक्सटेंट, दे समटाइम फाउंड इन सल्फाइड एंड ऑक्साइड। जो कॉपर और सिल्वर है वो जनरली फ्री स्टेट में पाए जाते हैं, बट कुछ ही एक्सटेंट में, कुछ ही पैमाने में, ज्यादा इसमें नहीं, तो वो कुछ समटाइम्स वो हमें देखने मिलता है कि उनके साथ में सल्फाइड या फिर ऑक्साइड्स का केमिकल फॉर्मूला रख के रहता है। फिर ऑन द बेसिस ऑफ द रिएक्टिविटी के ऊपर के बेसिस से मेटल्स आर ग्रुप्ड इनटू 3 कैटेगरीज, दैट इज फर्स्ट वन इज मेटल ऑफ लो रिएक्टिविटी, सेकंड वन इज मेटल ऑफ मॉडरेट रिएक्टिविटी एंड थर्ड वन इज मेटल्स ऑफ हाई रिएक्टिविटी। ये जो सीक्वेंस है ये आपके टेक्स्ट बुक का सीक्वेंस होने के कारण हम इसी सीक्वेंस के साथ में पढ़ेंगे अभी आगे का पार्ट, ठीक है। चलो इतने पार्ट का आप स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद में हम पढ़ते हैं मेटलर्जी, जहां से हम एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल की जो प्रोसेस है प्योर फॉर्म में लाने की, उसको बोला जाता है, वो पढ़ेंगे, और उसके बाद में ये 3 पॉइंट कवर करेंगे। सो नाउ अभी बढ़ते हैं आगे। देखो हमको अभी पढ़ना है मेटलर्जी, मतलब कि जो एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स हम कर रहे हैं, तो जो ओर में से मेटल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए जो हम वेरियस प्रोसेसेस यूज करते हैं, जिसमें आ गया आपका कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर, फिर उसको करना इलेक्ट्रोलिसिस, उसके बाद में उसको करना प्यूरिफाई बाय द रिफाइनिंग प्रोसेस, है ना। तो ये सारी जो जितनी भी प्रोसेसेस इन्वॉल्व रहेंगी फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, टू एक्सट्रैक्ट द मेटल फ्रॉम इट्स कंपाउंड और इट्स ओर, दैट मेथड इज कॉल्ड एज मेटलर्जी। उस मेथड को कहा जाता है मेटलर्जी। मतलब मेटलर्जी शॉर्ट में क्या है कि ऐसी वेरियस प्रोसेसेस या फिर एक ऐसी प्रोसेस जहां पर हम मेटल्स को प्यूरिफाई करने के लिए या मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए वेरियस मेथड्स अप्लाई करते हैं,
including their purification, their refining, their concentration, their electrolysis process, ये सारा कुछ उसमें आ जाता है। ठीक है, तो उसको कहा जाता है मेटलर्जी, उस प्रोसेस को कहा जाता है मेटलर्जी। आपके टेक्स्ट बुक में उसकी डेफिनेशन दी हुई नहीं है बेटा, तो आप लोगों ने ये लिखना है। देखो, द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल इन प्योर स्टेट फ्रॉम देयर ओर, मतलब ऐसी प्रोसेस मेटल को एक्सट्रैक्ट करने की किसमें, उसके प्योर स्टेट में। समझ में आ रहा है ना, क्योंकि हमने अर्लियर बोले हैं कि मेटल्स होते हैं कंपाउंड के फॉर्म में प्रेजेंट, तो उनको उनके प्योर स्टेट में लाने के लिए जो प्रोसेस हम करेंगे फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, उसे कहा जाता है मेटलर्जी। उस प्रोसेस को कहा जाता है मेटलर्जी। समझ में आ रहा है, डेफिनेशन आपने ध्यान में रखना है। उसके बाद में अभी हम पढ़ेंगे सबसे पहले गैंग क्या होता है। यहाँ पर देखो, गैंग यहाँ पर ये शो करता है कि जैसे आपके जो ओर्स है, मेटल ओर है, उसमें क्या होता है कि कभी कभी कुछ इम्प्यूरिटीज प्रेजेंट होती है। अब इम्प्यूरिटीज रहेंगी कौन से फॉर्म में, लाइक अर्दी मटेरियल्स, जो कि सैंड, रॉक पार्टिकल्स है ना, रॉक के पार्टिकल्स हो गया, सैंड हो गया। उसके बाद में अर्दी मटेरियल लाइक सॉइल वगैरह भी आ जाता है उसमें कभी कभी, है ना, लाइमस्टोन उसमें प्रेजेंट हो जाता है, कार्बोनेट्स वगैरह। तो ये सब जो प्रेजेंट होते हैं, ये होते हैं इम्प्यूरिटीज के फॉर्म में। ये कौन से फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, उस ओर में इम्प्यूरिटीज के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, और इसीलिए इनको कहा जाता है गैंग। इन इम्प्यूरिटीज को ही स्पेशल नाम दिया गया है यहाँ पर, जो कि बोला गया है गैंग। ओके, आगे से ध्यान में रखना इसको कि जो इम्प्यूरिटीज रहेंगी उसको बोला जाएगा गैंग। ठीक है, अब हम आएंगे स्टेप्स इन्वॉल्व इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। अब जब हम एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल पढ़ रहे हैं तो कौन सी स्टेप इन्वॉल्व रहेंगी। बेसिकली 3 स्टेप होती है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल में। फर्स्ट वन इज concentration of ore, that is also known as a enrichment of ore. Second one is conversion of concentration ore into metal by the mean of electrolysis बोलो, या कैल्सिनेशन प्रोसेस बोलो, या फिर रोस्टिंग से बोलो। उस तरीके से हम क्या करते हैं, यहाँ पर उनका कन्वर्जन करते हैं ओर का, किसमें, मेटल में। और थर्ड वन है रिफाइनिंग ऑफ मेटल। अब जो रिफाइनिंग ऑफ मेटल है, ये जो आपका रिफाइनिंग ऑफ मेटल है, ये है लास्ट स्टेप फॉर प्यूरिफिकेशन। कुछ मेटल्स होते हैं जो जनरली पूरे प्योर फॉर्म में नहीं रहते, तो उसको प्योर फॉर्म में लाने के लिए हमें रिफाइनिंग करनी होती है, कुछ मेटल्स के लिए, ध्यान में रखना। तो ये 3 मेजर स्टेप्स है, बड़ी स्टेप्स है जो हम इन्वॉल्व करते हैं फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। ठीक है, जिसमें से हम पहले पढ़ेंगे एनरिचमेंट ऑफ मेटल्स और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर क्या होता है। एनरिचमेंट ऑफ ओर या फिर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर क्या होता है। ये प्रोसेस में क्या होता है कि द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग गैंग फ्रॉम इट्स ओर। बस एनरिचमेंट करने का एक सिंपल सा मीनिंग है, आपको मैं क्लियर कर देता हूँ कि हर मेटल कंपाउंड की या मेटल की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती है। ठीक है, उसके बाद में बेस्ड ऑन देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को ध्यान में रखते हुए हम क्या करेंगे कि उनके ओर में जो इम्प्यूरिटीज प्रेजेंट है, अब इम्प्यूरिटीज बोलते बराबर क्या, तो गैंग। समझ में आ रहा है ना, क्योंकि हमने उन इम्प्यूरिटीज को एक प्रॉपर नेम दिया है जिसको हमने बोला है गैंग। तो गैंग को क्या करना, रिमूव करना, उस प्रोसेस को कहा जाता है एनरिचमेंट ऑफ ओर या फिर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर। यहाँ पर हम इलेक्ट्रोलिसिस वगैरह नहीं करेंगे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर करते वक्त हम इलेक्ट्रोलिसिस नहीं करेंगे। सबसे पहले हम डिटरमाइन करेंगे उसमें क्या है प्रेजेंट इम्प्यूरिटीज, फिर उस इम्प्यूरिटीज को बाय द मीन्स ऑफ हम बात करेंगे उसमें अगर इलेक्ट्रोलिसिस की, रोस्टिंग की, कैल्सिनेशन की, तो वो सब प्रोसेस भी बाद में करेंगे। समझ में आ रहा है। तो उसमें होता है कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर या फिर एनरिचमेंट ऑफ ओर मतलब क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग
गैंग को रिमूव करते हैं उसके ओर में से, उसे बोला जाता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर। उसे क्या बोला जाता है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर। और उसमें अभी वेरियस मेथड इन्वॉल्व है, लाइक इलेक्ट्रोलिसिस, उसके बाद में कैल्सिनेशन, बहुत सारे हैं उसमें। अगर हम बात करेंगे तो हाइड्रोलिक मेथड्स भी रहते हैं, जहाँ से हमने क्या जो मेटल जो है उसको अलग, मेटल ओर को अलग और इम्प्यूरिटीज को अलग कर लेते हैं। हम बात करते हैं मैग्नेटिक सेपरेटिंग मेथड की। अब ये जो मैं एक दो मेथड आपको शॉर्ट में बता देता हूँ ओरली। जो मैग्नेटिक सेपरेटिंग मेथड की मैंने बात किया ना, तो यहाँ पर क्या होता है, मैग्नेटिक सेपरेटिंग मेथड में दो मैग्नेट्स रहते हैं, एक नॉन मैग्नेट और एक मैग्नेट, और उसके ऊपर में रहता है एक मूविंग रहने वाला बेल्ट, मतलब वो मूव करता है। जैसे कि अगर मैं बात करूंगा तो एक मैग्नेट रहता है यहाँ पे और दूसरा मैग्नेट रहता है यहाँ पे। ये रहता सपोज नॉन मैग्नेट, मतलब यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड नहीं रहती है, और ये रहता मैग्नेटिक रोलर, इसे बोला जाता है मैग्नेटिक रोलर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि इन प्रोसेस में इसके ऊपर में एक ऐसा एक कंटिन्यू बेल्ट एक जो है वो घूमते रहता है, कंटिन्यू वो मूव करते रहता है। तो हमारा काम क्या होता है कि इस बेल्ट पे हमें जो ओर होगा ना, हमारा जो भी ओर होगा, लाइक हम अगर बात करते हैं बॉक्साइट के ओर की, तो उस बॉक्साइट के ओर को हम इसके ऊपर में छोड़ते चले जाएंगे। तो अगर इस पोजीशन से अगर उस ओर को छोड़े पाउडर फॉर्म में, तो वो ऐसा पूरा गोल गोल घूमते हुए हो जाएगा। तो उसमें क्या होगा कि यहाँ से अगर हमने छोड़े उस ओर को, तो इसमें जो मेटल के मटेरियल प्रेजेंट है, जो मेटल प्रेजेंट है वो क्या होगा, इस मैग्नेटिक रोलर के पास में वो अट्रैक्ट हो जाता है, क्योंकि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करता है मेटल। तो मैग्नेट क्या करता है, वो मेटल्स को अट्रैक्ट कर देता है। और जो नॉन मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज है, मतलब कि जो नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है लाइक गैंग, वो वहां पे अट्रैक्ट नहीं होता, मतलब वहां पे वो निकल जाता है वहां से। तो हमें लेना होता है फिर दो कंटेनर्स, जिसमें एक कंटेनर में आता है मैग्नेटिक इंग्रेडिएंट। अब मैग्नेटिक इंग्रेडिएंट का मीनिंग होता है मेटल्स, और यहाँ पर आता है इम्प्यूरिटीज, जो कि ऐसा होते गया था, ऐसे उसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ये प्रोसेस मैंने आपको जनरली इसलिए बताया क्योंकि जो वेरियस मेथड होती है ना कॉन्सेंट्रेशन की, वो समझाने के लिए बताया। ठीक है, कि हमें कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मेटल कैसे करना है, कि इम्प्यूरिटीज को अलग निकाल के वहां पे सिर्फ ऐसा ओर रखना है जिसमें सिर्फ उस मेटल का प्रोपोर्शन ज़्यादा हो। समझ में आ रहा है? उस मेटल का प्रोपोर्शन ज़्यादा हो। ठीक है, उसे कहा जाता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर। ठीक है, ये हो गया आपका द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग गैंग फ्रॉम इट्स ओर इज कॉल्ड एज अ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर। मैं समझता हूँ ये अभी आपको समझ गया। ठीक है, उसके बाद में आपके टेक्स्ट बुक में पहले दिया हुआ है आपको एक चार्ट, कॉन्सेप्ट मैप, जिसके अकॉर्डिंग आपको आगे में आसानी जाएंगी कि जो मेटल्स है उनका एक्सट्रैक्शन कैसे होता है। तो चलिए उस चार्ट को समझते हैं। देखो बेटा, सबसे पहले आपको लेना है ओर, फिर उसका करना है कॉन्सेंट्रेशन, मतलब कि वहां से गैंग को रिमूव करना है। अब पूरे तरीके से वहां से तो गैंग रिमूव होती नहीं है, लेकिन करते चलना है। ठीक है, उसके बाद में अब हमें देखना है तीन टाइप के मेटल्स, मेटल ऑफ हाई रिएक्टिविटी, मेटल्स ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी एंड मेटल्स ऑफ लो रिएक्टिविटी। अब देखो, पहले हाई रिएक्टिविटी के लिए पढ़ते हैं। मेटल्स ऑफ हाई रिएक्टिविटी में क्या होगा कि उसमें हम करेंगे इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन ओर, मतलब पहले उस ओर को करेंगे मेल्ट, और फिर उसके ऊपर में अप्लाई करेंगे इलेक्ट्रोलिसिस की प्रोसेस। इलेक्ट्रोलिसिस की प्रोसेस आपको पता है, इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मेटल आयन को और जो नॉन मेटल आयन या फिर जो भी इम्प्यूरिटी होंगी कंपाउंड से, उसको अलग करना। उसके बाद में हमें जब इलेक्ट्रोलिसिस कर देंगे तो फिल्ट्रेशन वगैरह के बाद में हमको मिल जाता है प्योर मेटल। उसके बाद में हमें क्या मिल जाता है, प्योर मेटल। ठीक है, अब आते हैं हम सेकंड, जिसमें कुछ ऐसे मेटल्स जिनकी रिएक्टिविटी थोड़ी सी मीडियम है, और जो मीडियम रिएक्टिविटी वाले मेटल्स हैं, तो इसके पहले हमने पढ़े थे इसी लेक्चर में कि वो रहते हैं सल्फाइड या फिर ऑक्साइड या फिर कार्बोनेट के फॉर्म में।
या फिर ऑक्साइड या फिर कार्बोनेट के फॉर्म में। तो जो मीडियम रिएक्टिव वाले हैं मेटल्स, उनको अगर कार्बोनेट ओर के फॉर्म में है, जो मीडियम रिएक्टिविटी में दो कैटेगरीज, कार्बोनेट ओर या फिर सल्फाइड ओर। तो कुछ ऐसे मेटल्स जो कार्बोनेट के फॉर्म में है तो उनका हम करेंगे कैल्सिनेशन। उनका क्या करेंगे? कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन मतलब कि वहां से कार्बोनेट को रिमूव करना और ऑक्साइड फॉर्म करना। और अगर सल्फाइड ओर है तो उसका हम करेंगे रोस्टिंग। रोस्टिंग मीन्स होता है जहां से हम सल्फर को अलग करके वहां पे ऑक्साइड फॉर्म करते हैं। ओके, उसके बाद में दोनों के ऑक्साइड फॉर्म हो जाते हैं। दोनों मेथड में क्या मिलता है? ऑक्साइड मिलता है। फिर उस ऑक्साइड के बाद में उस ऑक्साइड को हम कार्बन के साथ में रिएक्ट करके, उन ऑक्साइड्स को हम कार्बन के प्रेजेंस में रिएक्ट करके उसका हम करते हैं रिडक्शन, मतलब ऑक्सीजन को रिमूव। उनका हम क्या करते हैं? रिडक्शन। तो वहां से हमें मिलता है मेटल। वहां से हमें क्या मिलता है? मेटल। उसी में बोला गया उसी की रिडक्शन ऑफ मेटल। और फिर उस रिडक्शन होने के बाद में उसको किया जाता है प्यूरिफाई। उसको क्या किया जाता है? प्यूरिफाई। ये हो गया और मीडियम रिएक्टिविटी। फिर आते हैं लो रिएक्टिविटी के लिए। तो बहुत ही सीधा कॉन्सेप्ट है। लो रिएक्टिविटी वाले मेटल जनरली सल्फाइड्स के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। तो सल्फाइड को फॉर्म कर देंगे रोस्टिंग, है ना। रोस्टिंग करने के बाद में वहां पे फॉर्म होगा ऑक्साइड। ऑक्साइड्स का रिडक्शन करेंगे तो हमें मिलेगा मेटल। और जब मेटल फॉर्म होगा तो उससे हम कर देंगे उसका रिफाइनिंग। क्या कर देंगे? उसका रिफाइनिंग। चलो, तो ये हो गया आपका कॉन्सेप्ट मैप। मेरे को लगता है कि आपने ये पूरा मेटलर्जी का कॉन्सेप्ट भी आपने अपने दिमाग में बिठा लिए हो। ठीक है, मेटलर्जी का कॉन्सेप्ट भी आपने अपने दिमाग में बिठा लिए हो अच्छे से। अभी हम पढ़ते एक एक करके शुरुआत करेंगे मेटल्स ऑफ लो रिएक्टिविटी से मेटल्स ऑफ हाई रिएक्टिविटी की तरफ। ओके, चलो कंटिन्यू करते हैं। इतने पार्ट का स्क्रीनशॉट लो। सो स्टूडेंट्स, अभी बढ़ते हैं आगे। अब देखते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ लेस रिएक्टिव मेटल। हमने वही जो पहले बोले थे कि लेस रिएक्टिव मेटल के साथ में हम शुरू करेंगे। अब लेस रिएक्टिव मेटल में जनरली हम अगर देखा जाए तो गोल्ड या फिर प्लैटिनम भी आते हैं, सिल्वर भी आता है। लेकिन ये जो मेटल्स है इनका एग्जाम्पल ये जनरली फ्री स्टेट में भी प्रेजेंट होते हैं। तो उनका एक्सट्रैक्शन उतना टेंशन वाला नहीं रहता कि हमको निकालना है करके, वो हमें प्रॉपर स्टेट में मिल जाते हैं प्योर फॉर्म में। लेकिन अगर बात करते हैं हम वहाँ पर मर्क्यूरी या फिर बात करते हैं हम उनके बाद में कॉपर की, तो ये भी फ्री स्टेट में प्रेजेंट होते हैं। हमने बोला था कुछ एक्सटेंट में। तो इनका जो एक्सट्रैक्शन है ये आएगा लेस रिएक्टिव मेटल्स के कैटेगरी में। तो वहाँ पर हम पढ़ने जा रहे हैं अभी पहले एक्सट्रैक्शन ऑफ मर्क्यूरी। अब एक्सट्रैक्शन ऑफ मर्क्यूरी कैसा हुआ देखो। मर्क्यूरी मेटल कैन बी एक्सट्रैक्टेड बाय हीटिंग इट्स सल्फाइड ओर इन अ एयर। जो मर्क्यूरी मेटल है उसको हम क्या करेंगे? उसके सल्फाइड ओर को, जिसका नाम है सिनाबार, जो मर्क्यूरी का ओर होता है, ओर ऑफ मर्क्यूरी, उसको सल्फाइड ओर भी बोल सकते हैं या फिर हम उसको बोल सकते हैं सिनाबार। ठीक है, तो जो सिनाबार है उसको हम क्या करेंगे? हीट करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ एयर। तो हमें वहां पर मिल जाएगा पहले मर्क्यूरी ऑक्साइड, और फिर उस मर्क्यूरी ऑक्साइड को अगर हम डिकम्पोज करते हैं एट 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे, तो वहां पर हमें मिल जाएगा मर्क्यूरी मेटल। तो हमें वहां पर क्या मिल जाएगा? मर्क्यूरी मेटल। तो देखते हैं कैसे होता है। देखो, पहले हमें समझ लेना है, उसके पहले रोस्टिंग क्या होता है। वो रोस्टिंग जो मैंने बोला ना प्रोसेस कैरी आउट होती है, तो वो कैसे होगी देखो। अ सल्फाइड ओर इज स्ट्रांगली हीटेड इन प्रेजेंस ऑफ एयर टू कन्वर्ट इट इनटू मेटल ऑक्साइड। जो सल्फाइड ओर है, मतलब यहाँ पर सल्फाइड ओर है मर्क्यूरी का HgS, तो हम क्या करेंगे? रोस्टिंग की प्रोसेस जब हमें करना है तो जो सल्फाइड ओर है उसको एट प्रेजेंस ऑफ एयर के प्रेजेंस में उस सल्फाइड ओर को हमें हीट करना पड़ेगा। उस सल्फाइड ओर को हमें हीट करना पड़ेगा ताकि वो सल्फाइड ओर
कन्वर्ट हो जाए मेटल ऑक्साइड में, वो सल्फाइड और किस में कन्वर्ट हो जाए, मेटल ऑक्साइड में, उस प्रोसेस को बोला जाता है रोस्टिंग। द प्रोसेस इन विच सल्फाइड ओर इज स्ट्रांगली हीटेड इन प्रेजेंस ऑफ एयर टू कन्वर्ट इट इनटू मेटल ऑक्साइड। अब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं मर्क्यूरी के एक्सट्रैक्शन की, तो मर्क्यूरी के एक्सट्रैक्शन में 2 स्टेप इन्वॉल्व है। फर्स्ट स्टेप है रोस्टिंग की, मतलब कि हम करेंगे जो हमारा सिनेमार है, जो हमारा सल्फाइड ओर है, इसको हम करेंगे रोस्ट। क्या उससे फॉर्म होगा मर्क्यूरी ऑक्साइड, और फिर उसी मर्क्यूरी ऑक्साइड को हम करेंगे डिकम्पोज, तो हमें मिलेगा मर्क्यूरी मेटल। तो पहले हम कर रहे हैं रोस्ट, उसको रोस्टिंग की प्रोसेस हो रही है। तो मैं यहाँ पर वो जो है वर्ड में वो लिख कर नहीं दिया हूँ, आपने उसको बराबर अपने रेफरेंस बुक बोलो या फिर आपके टेक्स्ट बुक को कंपेयर करके देखना है। हम क्या करेंगे, देखो ये है सल्फाइड ओर, जिसका दूसरा नाम है सिनेमार। ओके, ये सल्फाइड ओर को हम कर रहे हैं प्रेजेंस ऑफ एयर के प्रेजेंस में हीट, मतलब कि रोस्ट कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं, मतलब उसको रोस्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो सल्फर है, ये सल्फर है, ये सल्फर यहाँ के कुछ एटम के साथ में ऑक्सीजन के कंबाइन होके बनाएगा सबसे पहले SO2। चलो ठीक है, वो तो बन गया SO2। अब दूसरा हमें क्या मिलेगा, मेटल ऑक्साइड। तो यहाँ पर मेटल ऑक्साइड रहेगा आपका HgO। क्या रहेगा, HgO, मतलब कि मर्क्यूरी ऑक्साइड। क्या बोला जाता है उसे, मर्क्यूरी ऑक्साइड। अब बैलेंस है यानी इक्वेशन वो चेक कर लेते हैं। देखो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन, चलो यहाँ पर आ गए, बचे इसमें से 4। तो यहाँ पर सल्फर के तो 2 आ गए, लेकिन ऑक्सीजन के 2 ही है, तो इसको करना पड़ेगा हमें मल्टीप्लाई बाय 2। तो वो बन जाएगा हमारा सल्फर डाइऑक्साइड, वो निकल गया अलग, और हमें मिला मर्क्यूरी ऑक्साइड। हमें क्या मिल गया, मर्क्यूरी ऑक्साइड। उसके बाद में सेकंड स्टेप में क्या करेंगे हम, सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, उस मर्क्यूरी ऑक्साइड को करेंगे रिड्यूस, मतलब हीट करके भी रिडक्शन प्रोसेस कैरिड आउट होती है। ठीक है, तो हम मर्क्यूरी ऑक्साइड को करेंगे रिड्यूस बाय हीटिंग, उसका करेंगे कंबशन, मतलब वो हो जाएगा डिकम्पोजिशन उसका, बराबर। हाँ, तो हीट कर रहे हैं कितने डिग्री सेल्सियस पे, 300 डिग्री सेल्सियस पे हीट कर रहे हैं। किसको, मर्क्यूरी ऑक्साइड को। किसको हीट कर रहे हैं हम, मर्क्यूरी ऑक्साइड को। जब इसको हम हीट करते हैं तो यहाँ पे होता है इनका ब्रेक, यहाँ से निकल जाता है आपका मर्क्यूरी मेटल अलग और ऑक्सीजन गैस अलग। समझ में आ रहा है, मर्क्यूरी मेटल अलग और ऑक्सीजन गैस अलग मिल जाता है। इस प्रकार से होता है एक्सट्रैक्शन ऑफ मर्क्यूरी, इस वे में होता है एक्सट्रैक्शन ऑफ मर्क्यूरी। ये जो है मर्क्यूरी Hg, ये कैसे एक्सट्रैक्ट हुआ ये समझ गया अभी। इसके बाद में और एक एग्जांपल हम देखते हैं फॉर द कॉपर। कॉपर के लिए एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर हम स्टडी करते हैं, थोड़ा मैं शॉर्ट में लिखूंगा। अभी जो एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर है, एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर में थोड़ा शॉर्ट में लिखूंगा। देखो जैसा हमने बोले कि मर्क्यूरी मेटल कैन बी एक्सट्रैक्टेड बाय द हीटिंग इट्स सल्फाइड ओर, मैं भी क्या लिखूंगा यहाँ पर, कॉपर मेटल कैन बी एक्सट्रैक्टेड बाय हीटिंग इट्स सल्फाइड ओर। अब यहाँ पर किसका सल्फाइड ओर रहेगा, यहाँ पर किसका सल्फाइड ओर रहेगा, यहाँ पर रहेगा कॉपर का सल्फाइड ओर। किसका सल्फाइड ओर रहेगा, कॉपर के, इसमें कॉपर का सल्फाइड ओर। तो देखो ये जो रिएक्शन है रोस्टिंग की, वो कॉपर के प्रेजेंस में कैसे होती है, स्टेप्स सेम है। हाँ, थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि यहाँ पर हमने इन प्रेजेंस ऑफ एयर इसको क्या करे थे, डिकम्पोज करे थे मर्क्यूरी ऑक्साइड को। वहां पर कॉपर ऑक्साइड को क्या कर देंगे हम,
कॉपर सल्फाइड के साथ में फिर से रिएक्ट कर देंगे, कॉपर ऑक्साइड को कॉपर सल्फाइड के साथ में फिर से रिएक्ट कर देंगे, तो वहां पर क्या होगा कि जो एयर का प्रेजेंस है वो रहेगा ही नहीं, एयर को ब्लॉक कर देगा कॉपर सल्फाइड, तो वहां पर अब्सेंस ऑफ एयर में हमें मिल जाएगा कॉपर। ठीक है, देखते हैं रिएक्शन में। देखो अब पहली स्टेप आएंगी, उसमें पहली स्टेप आएंगी रोस्टिंग की, तो क्या होगा CuS, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं कॉपर को, ठीक है, कॉपर सल्फाइड 2CuS प्लस किसके प्रेजेंस में हो रहा है, ऑक्सीजन के, तो O2 गैस, यहां पर हो रहा है रोस्टिंग, क्या हो रहा है रोस्टिंग, और उसको हम कर रहे हैं हीट। ठीक है, अब देखो यहां पर भी फिर से क्या होगा, कॉपर ऑक्साइड बाहर निकलेगा, तो हमें यहां पर लगेगा मैक्सिमम 3O2, ठीक है, क्योंकि SO2 अलग बनेगा और ऑक्सीजन के साथ में, कॉपर के साथ में ऑक्सीजन भी आएगा, तो यहां पर देखो अभी प्रोडक्ट कैसे फॉर्म होता है, 2Cu, देखो ध्यान से 2Cu 2O कॉपर ऑक्साइड, रोस्टिंग हो गया ना, रोस्टिंग हो गया, रोस्टिंग में क्या बनता है ऑक्साइड, मेटल का ऑक्साइड, जब हीट करते हैं तो यहां पर हम हीट कर रहे हैं तो मेटल का ऑक्साइड प्लस, अब सल्फर बाहर निकल रहा है यहां से, ये नीचे में लिखा हुआ सल्फर बाहर निकल गया, 2 सल्फर, और यहां से 2 ऑक्सीजन यूज में आ गए, कितने बचे 4, तो ये बन गया सल्फर डाइऑक्साइड का गैस। अब मिल गया हमें कॉपर ऑक्साइड, मिल गया कॉपर ऑक्साइड, अब बोलोगे कि इसको डिकम्पोज करना पड़ता, तो हम क्या करेंगे, डिकम्पोज करने से बेहतर इसको जो सप्लाई ऑफ एयर है वो ही बंद कर देंगे, मतलब कॉपर ऑक्साइड को सप्लाई ऑफ एयर बंद कर दिए, कॉपर ऑक्साइड को सप्लाई ऑफ एयर बंद कर दिए तो वो इजीली रिड्यूस हो जाएगा। तो देखो क्या करेंगे, सेकंड स्टेप, कॉपर ऑक्साइड क्या करेंगे, कॉपर ऑक्साइड रिएक्ट विद कॉपर सल्फाइड, किसके साथ में रिएक्ट हो जाएगा, कॉपर ऑक्साइड कॉपर सल्फाइड के साथ में, तो ये बनाएगा, ये क्या करेगा यहाँ पर हीट, इसको भी हीट ही करना पड़ेगा। तो अब देखो यहाँ पर ये एक कॉपर 2 कॉपर साथ में आ जाएंगे, ये जो कॉपर है ये 2 और ये कॉपर 4 साथ में आ जाएंगे, तो ये बन जाएंगे 6Cu, क्या बन जाएंगे 6Cu, यहाँ के 2 और यहाँ के 4 कुल मिलाकर बन गए 6Cu, मतलब कि कॉपर प्लस सल्फर और यहाँ के 2 ऑक्सीजन SO2 गैस, मतलब ये बन गया हमारा कॉपर मेटल और ये बन गया हमारी सल्फर डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हमारा बन गया, इस वे में हमारा ये बन गया कॉपर का एक्सट्रैक्शन, यहाँ पर हमने कर दिया कॉपर को एक्सट्रैक्ट। ओके, रिफाइनिंग जो है वो हम एट द एंड पढ़ेंगे, पहले हम पढ़ लेते हैं कि एक्सट्रैक्ट कैसे हो रहे हो। रिफाइनिंग है जो टॉपिक है ना, ये हम एट द एंड पढ़ते हैं, पहले थोड़ा सा हम ये तीनों रिएक्टिव, नॉन रिएक्टिव, अपना मॉडरेटली रिएक्टिव और हाईली रिएक्टिव के लिए पढ़ लेंगे। तो ये आपका हो गया एक्सट्रैक्शन ऑफ लेस रिएक्टिव मेटल। ये किसके लिए हो गया बच्चों, एक्सट्रैक्शन ऑफ लेस रिएक्टिव मेटल। समझ में आ रहा है? अभी यहाँ पर हमने देखे 2 एग्जांपल्स, फर्स्ट हमने देखे मर्क्यूरी के लिए, सेकंड हमने देखे कॉपर के लिए। बहुत ही सिंपल है, कुछ भी नहीं, बस अपने को रोस्टिंग करना है, उसके लिए रोस्टिंग होता क्या है वो पता रहने होना है ना, साइंस के फील्ड में रोस्टिंग क्या होता है वो पता रहने होना। तो वहां पर क्या हो रहा है कि जब हम उसको स्ट्रांगली हीट कर रहे हैं, किसको, सल्फाइड कोर को, तो वो कन्वर्ट हो रहा है मेटल ऑक्साइड में, जो कि हमको रिएक्शन में दिखा, और उसी मेटल ऑक्साइड को अगर हम हीट करते हैं तो वो डिकम्पोज हो जाएगा, तो हमें मिलेगा मर्क्यूरी। यहाँ पर हमने सल्फाइड के साथ में फिर से उसको कॉपर सल्फाइड के साथ में फिर से उसको रिएक्ट कर दिए, तो वहां पर हमें मिल गया कॉपर और सल्फर डाइऑक्साइड गैस अलग। ठीक है, तो ये हो गया, इतने पार्ट का स्क्रीनशॉट लो। फिर पढ़ते हैं
एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स इन द मिडल ऑफ द एक्टिविटी सीरीज, मतलब कि मॉडरेटली एक्टिविटी सीरीज के तरफ। तो प्रीवियसली अभी हमने देखे कि एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स विच आर लेस रिएक्टिव, नाउ वी आर गोइंग टुवर्ड एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल और मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स, ठीक है, जो कि मीडियम रेंज में रिएक्ट होते हैं, वो रहते हैं प्रेजेंट मिडल ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज, ठीक है। तो उसमें कौन से मेटल आएंगे, लाइक जिंक, आयरन, लीड, ये जो मेटल्स हैं ये है थोड़े से लेस मीडियम रेंज में रिएक्ट होने वाले मेटल्स। तो इनका जो एक्सट्रैक्शन होता है इसमें दो प्रोसेस इन्वॉल्व होती है, एक होती है कैल्सिनेशन की, एक होती है रोस्टिंग की। रोस्टिंग हमने अर्लियर पढ़े, कैल्सिनेशन भी आपको समझा देता हूँ। उसके बाद में जब वो कैल्सिनेशन या फिर रोस्टिंग दोनों के होने के बाद में वहां पर फॉर्म होगा ऑक्साइड। तो ऑक्साइड जो है उस मेटल का वो फिर होता है रिड्यूस्ड बाय द रिड्यूसिंग एजेंट। क्या बोल रहा हूं मैं, जो कैल्सिनेशन या फिर रोस्टिंग होने के बाद में जो ऑक्साइड फॉर्म होता है उस पर्टिकुलर कंपाउंड का, उस पर्टिकुलर ओर का, वो ऑक्साइड होता है रिड्यूस, मतलब वो रिडक्शन शो करता है इन प्रेजेंस ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट लाइक कार्बन, एल्यूमिनियम, इनके साथ में, ठीक है। देखते हैं एक एक करके, चलो देखो, मेटल्स लाइक जिंक, आयरन, लीड आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ देयर सल्फाइड और कार्बोनेट इन नेचर। जनरली जो आयरन हो गया, लीड हो गया, उसके बाद में हम बात करते हैं जिंक की, तो ये जनरली अपने सल्फाइड या फिर कार्बोनेट के फॉर्म में पाए जाते हैं इन नेचर, जब वो अर्थ क्रस्ट से निकाले जाते हैं। सो उनका जो कॉन्सेंट्रेटेड ओर है, अब कॉन्सेंट्रेटेड ओर कैसे बनता है, उसके गैंग को सेपरेट आउट करके, रिलीज करके, जो गैंग है मतलब कि जो इम्प्यूरिटीज है वहां पर प्रेजेंट, उनको सेपरेट आउट करके वहां पर बनाया जाता कॉन्सेंट्रेटेड ओर। तो वो जो इनका कॉन्सेंट्रेटेड ओर है कैन बी कन्वर्टेड इनटू मेटल ऑक्साइड, उस ओर को हम कन्वर्ट करेंगे मेटल ऑक्साइड में बाय द प्रोसेस ऑफ कैल्सिनेशन और रोस्टिंग, बाय द प्रोसेस ऑफ कैल्सिनेशन और रोस्टिंग। अब ये जो कैल्सिनेशन या रोस्टिंग है ये क्या होता है, देखो कैल्सिनेशन जो है वो रिलेट करेगा कार्बोनेट के साथ में, रोस्टिंग रिलेट करेगा सल्फाइड के साथ में। अब जो कार्बोनेट का ओर है उसको हम जब हीट करते हैं तो वो कन्वर्ट हो जाता है ऑक्साइड में, तो उस प्रोसेस को बोला जाता है कैल्सिनेशन। क्या बोल रहा हूँ, द कार्बोनेट ओर इज कन्वर्टेड इनटू द ऑक्साइड बाय हीटिंग इज कॉल्ड एज अ कैल्सिनेशन। उस प्रोसेस को क्या कहेंगे, कैल्सिनेशन प्रोसेस। और रोस्टिंग किसे कहते हैं, जो अपन ने इसके पहले भी पढ़े, द प्रोसेस इन विच सल्फाइड ओर इज कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड। ऐसी प्रोसेस जहां पर सल्फाइड और ऑक्साइड में कन्वर्ट हो रही है उसे बोला जाता है रोस्टिंग। उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, रोस्टिंग। उसके बाद में अब बात करते हैं मेटल ऑक्साइड की, जो कि फॉर्म होता है बाय द कैल्सिनेशन और रोस्टिंग। तो वो जो मेटल ऑक्साइड फॉर्म होगा जब हम एक्सट्रैक्शन करेंगे मॉडरेटली रिएक्टिव एलिमेंट का, मेटल्स का, तो वो जो मेटल ऑक्साइड फॉर्म होंगे ना आपके बाय द प्रोसेस ऑफ कैल्सिनेशन और रोस्टिंग आर कन्वर्टेड इनटू द फ्री मेटल्स। वो कितने, उनको क्या किया जाता है, फ्री मेटल्स में कन्वर्ट किया जाता है बाय यूजिंग द रिड्यूसिंग रिएजेंट। किसका यूज करके, रिड्यूसिंग रिएजेंट का यूज करके। और वो कौन से रिड्यूसिंग रिएजेंट रहेंगे, वो रहेंगे कार्बन, वो रहेंगे एल्यूमिनियम, वो रह सकता कैल्शियम, या वो रह सकता सोडियम। ओके, तो ये हमें रिड्यूसिंग एजेंट पढ़ना है। अब हम पढ़ते हैं अबाउट द एक्सट्रैक्शन ऑफ जिंक। जिंक जो मेटल है वो रहता दो फॉर्म में प्रेजेंट, एक तो अपने सल्फाइड के फॉर्म में, जिंक सल्फाइड के फॉर्म में, या फिर वो रहता जिंक कार्बोनेट के फॉर्म में, लाइक कैलामाइन और भी उसको बोला जाता है जिंक कार्बोनेट को, ठीक है, जिंक कार्बोनेट को बोला जाता है कैलामाइन और।
और जो जिंक सल्फाइड है उसको बोला जाता है जिंक ब्लेंड ओर। उसको क्या बोला जाता है? जिंक ब्लेंड ओर। उसके नाम है सल्फाइड, जो सल्फाइड ओर है उसका नाम है जिंक ब्लेंड ओर, और जो कार्बोनेट वाला ओर है उसका नाम है कैलामाइन ओर। तो सबसे पहले मैंने क्या बोले कि जब हम एक्सट्रैक्शन करेंगे तो जो कॉन्सेंट्रेटेड ओर है वो कन्वर्ट होगा मेटल ऑक्साइड में बाय द प्रोसेस ऑफ कैल्सिनेशन और रोस्टिंग। तो मैं आपको कैल्सिनेशन और रोस्टिंग की प्रोसेस कैसे होती है वो इस जिंक के एग्जांपल से मैं क्लियर कर देता हूँ। देखो, सबसे पहले जिंक होगा कैल्सिनेशन की प्रोसेस में जाएगा, मतलब वो पहले प्रेजेंट है कैलामाइन ओर में, मतलब कि जिंक कार्बोनेट के ओर में, ठीक है। उसको हम कर रहे हैं हीट, तो वहां पर क्या होगा? जिंक ऑक्साइड फॉर्म होगा। जिंक ऑक्साइड के साथ में CO3 में से एक ऑक्सीजन निकल गया, बचे 2। सो जिंक ऑक्साइड के साथ में बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब हम आते हैं रोस्टिंग के ऊपर में। रोस्टिंग में है जिंक सल्फाइड जिसके साथ में है रिएक्ट ऑक्सीजन, और उसको भी किया जा रहा है हीट, ठीक है। तो यहां पर भी जिंक ऑक्साइड फॉर्म होगा ZnO। क्या फॉर्म होगा? ZnO। और क्या बनेगा? और क्या बनेगा वहां पर? जिंक ऑक्साइड के साथ में क्या बनेगा? यहां पर हमें 2ZnS लेना पड़ेगा, तो यहां पर बन जाएगा फिर 2ZnO प्लस 2SO2, 2ZnO प्लस 2SO2। तो यहां पर भी क्या बन गया? जिंक ऑक्साइड। अब ये जो जिंक ऑक्साइड है, क्या ध्यान में रखना है हमें, ये जो जिंक ऑक्साइड है ये होगा रिड्यूस विथ कार्बन, तब जाके हमें मिलेगा फ्री स्टेट ऑफ जिंक मेटल। तब जाके हमें मिलेगा फ्री स्टेट ऑफ जिंक मेटल। तो वही है रिडक्शन ऑफ जिंक ऑक्साइड विथ कार्बन। अब हमें क्या पढ़ना है? रिडक्शन ऑफ जिंक ऑक्साइड विथ कार्बन। तो हमने लिया जिंक ऑक्साइड, आपकी मर्जी है, आपको कैल्सिनेशन से भी जिंक ऑक्साइड मिल रहा है, आपको रोस्टिंग से भी जिंक ऑक्साइड मिल रहा है, तो आप कोई भी जिंक ऑक्साइड ले सकते हो। मैंने लिया कैल्सिनेशन में लिया गया जिंक ऑक्साइड जो कि रिएक्ट हो रहा है कार्बन के साथ में। तो यहाँ पर देखो क्या होगा, जिंक मेटल अलग और ये चला जाएगा ये कार्बन के साथ में, तो ये बन जाएगा यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या बन जाएगा? कार्बन मोनोऑक्साइड। व्हाट विल प्रोड्यूस? कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, जो कि गैसियस फॉर्म में रहता है कार्बन मोनोऑक्साइड। ये रहेगा जिंक का मेटल, ये रहेगा जिंक मेटल, ये देखो ये रहेगा जिंक मेटल, ये कार्बन मोनोऑक्साइड। ये जो है कार्बन यहाँ पर किसका काम कर रहा है? ये एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। किसका काम कर रहा है वो? एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। तो ये हो गई आपकी प्रोसेस फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ जिंक इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन, इन प्रेजेंस ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड के रिड्यूसिंग एजेंट के रहते कैसे जिंक ऑक्साइड बन जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, वो मिस्टेक से बोल दिया, कार्बन के प्रेजेंस में, ठीक है। कार्बन के प्रेजेंस में जिंक ऑक्साइड होगा रिड्यूस टू गेट द जिंक मेटल एंड अदर एलिमेंट दैट इज अ कार्बन मोनोऑक्साइड। हमें मतलब है इस जिंक से जो कि ज़्यादा क्वांटिटी में मिलेगा हमें, ठीक है। तो ये हो गया एक्सट्रैक्शन ऑफ जिंक, और वो जिंक जो है वो है मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स। फिर हम आते हैं आपके टेक्स्ट बुक की ओर, तो आपको और दो एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, एक है मैग्नीशियम कैसे फॉर्म होता है और एक है आयरन कैसे फॉर्म होता है। तो जो मैग्नीशियम या फिर आयरन है, जो आपका मैग्नीशियम या फिर आयरन है, ठीक है, ये जो दोनों है ना, इनमें हीट प्रोड्यूस होती है, मतलब कि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन कैरी आउट करेंगे। कौन सी रिएक्शन कैरी आउट करेंगे? ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन, जहां पर हीट प्रोड्यूस हो रही है। समझ में आ रहा है? तो इनका जो है ना आपने घर पर प्रैक्टिस करना है, दोनों रिएक्शंस का। दोनों रिएक्शंस को आपको क्या करना है? घर पे प्रैक्टिस करना है। बहुत ईजी है, वहां पर क्या दिया है? दो रिएक्शन डायरेक्ट दी हुई है मैग्नीशियम और आयरन के लिए। आपने क्या करना है? पहले उसका ऑक्साइड तैयार करना है बाय द मीन्स ऑफ कार्बन
कार्बोनेट कैल्सिनेशन या फिर सल्फाइड, कैल्सिनेशन या फिर सल्फाइड के फॉर्म में उसका आपको क्या करना है, कैल्सिनेशन करना है या फिर रोस्टिंग करना है, ठीक है। और उसके बाद में उसका रिडक्शन इन प्रेजेंस ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट एल्यूमिनियम, और आयरन के लिए आपको करना है इन प्रेजेंस ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट एल्यूमिनियम। फिर से समझ में आ रहा है? तो ये आपका बन जाएगा एक्सट्रैक्शन ऑफ मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स। क्या हो जाएगा ये? एक्सट्रैक्शन ऑफ मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी बच्चे मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम का भी करेंगे, वो रिएक्शन आपको याद रखनी पड़ेगी, डायरेक्ट नहीं है, पहले ऐसा उसका रिडक्शन, उसके बाद में उसका आंसर। ओके, तो चलो इसी के साथ में आपका हो गया दो आपके यहाँ पर कंप्लीट हो गए। कौन से? मॉडरेटली रिएक्टिव और लेस रिएक्टिव। अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे हाईली रिएक्टिव, जो हमारा आखिरी का बचा हुआ है, एक्सट्रैक्शन ऑफ हाईली रिएक्टिव मेटल जिसमें इलेक्ट्रोलिसिस की प्रोसेस होती है। उसके बाद में हम जाएंगे रिफाइनिंग और करोजन के ऊपर में, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले लेक्चर में जहां पर हम पढ़ेंगे एक्सट्रैक्शन ऑफ हाईली रिएक्टिव मेटल्स। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है।